Hello friends, I hope you all very well. Let's, according to daily habit and daily routine, we are going to discuss about the today news of the Hindu news analysis. So what is the today main important in Hindu news? We are going to discuss. Okay. So first, we all know that nowadays the totally in the newspaper is only for discussion about the terrorist attack. What is going to happen? You all know that in every social media there is only and only for the terrorist attack. What is going India? What is going Pakistan? This is the main topic of nowadays in news. Okay, let's do. Yesterday we are discussing कि भारत ने 5 ऐसा डिसीजन लिया है, तो 5 डिसीजन जो भारत ने लिया उसी प्रकार से पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है। तो क्या कह दिया? तो पाकिस्तान शूट्स एयरस्पेस नेट्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। यहाँ पे उसने भी 5 एक अधि निकाला, उसमें कहा है कि अब पाकिस्तान इंडिया को एयरस्पेस बंद कर देगा, यानी कि एयरलाइन जो पाकिस्तान का एयरलाइन है वो भारत को नहीं आने जाने देगा, तो वो भी बंद कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत के पास बहुत सारा आइडिया है, वो तो अलग से कर ही देगा, लेकिन एक छोटा देश है ये क्या कर सकता है। तो यही है, मतलब इस पे हम डिस्कस कर लेंगे कि पाकिस्तान ने क्या रिस्पांस दिया। तो पहला रिस्पांस दिया पाकिस्तान एयरस्पेस, पाकिस्तानी एयरस्पेस सूट टू इंडियन ऑपरेट एयरलाइंस, यानी कि इंडियन को जो वहां पे जो एयरलाइन था वो भारत को नहीं देने वाला है। वगार बॉर्डर को वो बंद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया तो पहले ही कह दिया है बंद। अटारी रोड या अटारी बोर्ड जो है वहां बंद कर दिया गया है, तो वगार बंद कर रहा है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट एंड ट्रेड क्लोज्ड, यानी ना तो ट्रेड होगा ना और कुछ। सार्क वीजा, यानी कि एक्सेप्ट वहां पे 6 सिख पिलग्रिम्स हैं उनको छोड़ा करके जो भी पाकिस्तान के वीजा लेकर के भारत के वासी रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। नाउ इंडियन डिफेंस नेवल एयर एडवाइजर टोल्ड टू एग्जिट, यानी पाकिस्तानियों ने कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के जो भी यहाँ एयर डिफेंस एयर एंड नेवल एडवाइजर है वो पाकिस्तान को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कमिश्नर स्टाफ कट ऑफ फ्रॉम 55 टू 30, यानी कि जैसा इंडिया रिस्पांस किया है वैसे ही पाकिस्तान रिस्पांस दिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है, इसमें वो बहुत भयानक बात कही है जो उसको ही हानि है, ठीक है। कार ब्लॉकिंग इंडस फ्लोड डीम्ड एक्ट ऑफ वार, यानी कि इंडस जो हमारा भारत जो इंडस रिवर है उसको बंद करने जा रहा है, तो वो कह रहा है पाकिस्तान का चीफ कि अगर इंडिया ऐसा बोल रहा है, ऐसा अगर जो भी इंडस को बंद करने या ब्लॉक करने का प्रयास करेगा, ये दर्शाता है कि एक्ट ऑफ वार है। तो एक्ट ऑफ वार है, करो एक्ट ऑफ वार। हो सकता है कुछ समय बाद इस्लामाबाद में भारत के झंडा फहराने लगे, क्या कितना औकात है पाकिस्तान का। वो खुद कह रहा है कि एक्ट ऑफ वार है, वो दर्शा रहा है कि इंडिया ऐसे करेगा तो एक्ट ऑफ वार। अगर हमारे साथ भिड़ेगा तो उसका कितना औकात है। हो सकता है कुछ समय बाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, वहां हमारा भारत का झंडा लहराने लगे। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर बोल रहा है तो उसी को दिक्कत है, प्री प्लानिंग चल रही है, इसका जवाब दिया जाएगा। तो खुद कह रहा है कि एक्ट ऑफ वार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा जो हमेशा कहा गया कि ऐसा नहीं हो, हमने हर बार छोड़ दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने माफ किया, लेकिन हर बार वो टेररिस्ट अटैक करा रहा था, इस बार तो नहीं छोड़ा जाएगा। अब मोदी जी हमारे गवर्नमेंट यानी पीएम मोदी बोल रहे हैं कि अटैकर्स विल पनिश्ड बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या है, यानी हमारा जो टेररिस्ट है, हमारा जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो आर्मी चीफ है कोई भी हो, वो इमेजिनेशन नहीं किए होंगे, उससे भी भयानक उनको क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, पनिश्ड बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। जो कल्पना भी नहीं किए होंगे वैसा उनको दंड दिया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, पीएम मोदी जी बोल रहे हैं।
तो उनका भाषण आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत हर कोई को दुख है ना, यानी कि भारत के निर्दोष व्यक्ति यानी 26 पीपुल को गोली से मारा गया धर्म के नाम पर पूछ करके, तो ये बहुत खराब बात है। तो मोदी जी ने ऐसा बोला है, कैटागरीज विल पनिश्ड बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, यानी उनकी कल्पना से परे उनको पनिश्ड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। इस न्यूज में हमें यही था, इससे ज्यादा नहीं समझना है। यहाँ पे इतना अगर आपको पढ़ना हो तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ देखेंगे कि यूक्रेन 12 किल्ड इन रशियाज डेडलीस्ट अटैक ऑन यूक्रेन कैपिटल सिटी। तो आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है, तो उधर हमेशा इस पे हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं, तो आप इसको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। Is the World Trade Organization still relevant? ये कह क्या रहा है, यानी एडिटोरियल है, और इसमें हमारा जो लेखक है, हमारा जो राइटर है, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जो इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये स्टिल रिलेवेंट है। आप अभी न्यूज में आप देख रहे होंगे कि चाइना या जो हमारा ट्रम्प है यानी यूएस ने किस प्रकार से टैरिफ लगाया देश के ऊपर, हर एक देश के ऊपर कुछ न कुछ टैरिफ लगाया है। चाइना के ऊपर सबसे ज्यादा लगाया है, क्योंकि चाइना जब यूएस लगाया तो वो भी लगाया, तो ऐसे उनके ट्रेड वार चल रहा है, यानी कि चाइना और यूएस के बीच क्या चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। ट्रेड वार यानी कि वो इस पे टैरिफ लगा रहा है, चाइना इस पे लगा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम बोल सकते हैं WTO, ये जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस कब बना था, यानी कि 1995 में बना था। 1995 में ये बना था, और इसका मेन मुद्दा था कि जो विभिन्न देश है, जो अलग अलग देश है, वहां पे किस प्रकार से ट्रेड हो रहा है, उसे कैसे संतुलित बनाया जाए, तो ये डिसीजन देता था, ये आंकड़ा पेश करता था, डाटा पेश करता था कि किस प्रकार से ट्रेड हो रहा है, कैसे होना चाहिए। लेकिन कहा जाए कि ये 1995 में हुआ, इससे पहले भी तो कोई होगा, उसके पहले भी तो हम लोग ट्रेड करते थे। तो उसके पहले था 1995 के बिफोर GATT नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, पहले ये था, उसके बाद अब ये WTO हो गया है। तो आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1995 में, ये भी एक अच्छा है कि कब WTO बनाया गया, तो ये 1995, उसके पहले क्या चलता था, तो GATT चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टिल रिलेवेंट, क्या ये अभी क्यों नहीं इसमें आ रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि यूएस है कि लगातार टैरिफ लगाते जा रहा है, तो ये क्यों नहीं भागीदारी ले रहा है, क्योंकि इसमें एक होता है अपील्ड बॉडी, और अपील्ड बॉडी को कौन चलाता है, यूएस चलाता है, और यूएस जब चलाता है अपील्ड बॉडी को, लेकिन 2019 यानी 2019 से इसको क्या किया गया है, रोक दिया गया, यानी कि इसमें जो भी लोग रहते थे उनको इसमें मतलब जज लोग को भेजा ही नहीं जा रहा है, यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब इस पे डिसीजन लेने वाले कोई है ही नहीं, तो यूएस अपने मनमानी ढंग से ऐसा कर रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जब मेन बॉडी यानी अपील बॉडी ही ऐसा होता था, इसमें जज होते थे, उसमें कहते थे कि ऐसा टैरिफ नहीं लगना चाहिए, इतना टैरिफ नहीं लगना चाहिए। तो जब ये बॉडी ही मेरा वर्क नहीं कर रहा है, ये बॉडी को ही ब्लॉक कर दिया यूएस ने, तो अब कैसे, यानी कि यूएस के पास अधिकार है, वो लगा रहा है टैरिफ, क्योंकि उसको बोलने वाला कोई नहीं है। तो राइटर इसी के बारे में पूरा डिस्कशन किए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ से यहाँ तक राइटर हमें बताने का प्रयास किए हैं कि इसको लाना चाहिए। ये अभी इसको क्या किया गया है, एक तरह से सीज कर दिया गया है, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें डिसीजन लेकर के इसको जल्द से जल्द आएगा तो हमारे कंट्री के लिए जो ट्रेड वार चल रहा है ये नहीं चलता, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन दिया जाता है कि इस प्रकार से ना हो, वहां देश भागीदारी रहते। तो उनका कहने का या इस टॉपिक पे डिस्कस करने का मतलब वही था।
पूरा एडिटोरियल आपको समझ जाना चाहिए। इसमें मैंने बहुत अच्छा WTO के बारे में बताया, हमने GATT के बारे में बताया, तो आप यहाँ याद रखिएगा। और इनका मेन मकसद क्या था कि इसको सीज किया गया 2019 में, इसको पुनः लाया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए ये देखिए, यानी कि न्यूज़पेपर में आपको तो बहुत चीज मिलेगा, लेकिन हमारे लिए जो रिलेवेंट नहीं हो उस पर ज्यादा फोकस हमें नहीं करना चाहिए। हम यहाँ थोड़ा आपको बताना चाहूंगा जो हमारे बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पोस्को यानी पॉक्सो कहा कहेंगे इसको। ये पॉक्सो एक्ट है क्या? तो पॉक्सो एक्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन कंसर्न ऑन पॉक्सो क्लाउज, यानी पॉक्सो एक्ट एक प्रकार की क्या है, एक्ट है। इसे कब लाया गया था? यानी कि 2012 में इसे लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? तो आजकल हम लोग देखते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि ये चाइल्ड गर्ल के लिए है कि जब भी यानी कि 18 ईयर, चाइल्ड गर्ल किसे कहेंगे, यानी कि लेस देन 80 ईयर के कम जो चाइल्ड गर्ल है, सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, अगर डॉक्टर के पास अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो डॉक्टर का कर्तव्य है, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि पुलिस थाना में जाकर के इस पे केस फाइल करवाए ताकि इसमें कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर डॉक्टर या पेरेंट्स इसके बारे में नहीं कहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो मतलब मेन मुद्दा यही था कि पॉक्सो एक्ट है, ये चाइल्ड गर्ल को बचाने का एक प्रकार के एक्ट। इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या इसका मेन था, जिसमें इनवॉलंटरी या वॉलंटरी का मतलब बताया गया है कि किसी भी प्रकार का मुद्दा हो डॉक्टर का रिस्पांसिबिलिटी है इस पे जा करके हम केस फाइल करवा दें। अगर वो नहीं करवाते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और अभी जो फिलहाल बहुत भयानक हमारे समाज में भ्रांतियां चल रहा है उसके ऊपर है DCGI का मतलब होता है यानी कि ड्रग्स। हम जानते हैं, हम इसको फॉलो फॉलो बताएंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट को पूर्ण करते हैं। तो DCGI आर टू ले डाउन द स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ न्यू एंटीबॉडीज, यानी कि हम लगातार अभी भी हमें किसी भी प्रकार का रोग होता है तो हम लोग एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। तो एंटीबॉडीज का जब हम लोग यूज करते हैं तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किसमें बताया है। यहाँ पे हम बताऊंगा DCGI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये हमें एक गाइडलाइन दिया है कि दिस इज द कि हम क्या करते हैं जब भी हमें किसी प्रकार के रोग होता है तो हम लोग एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। हम आजकल के लोगों को देखता हूँ कि वो डॉक्टर जब लिखता है एंटीबॉडीज तो याद कर लेते हैं, 2 बार बुखार लगा याद कर लिए कि एंटीबॉडीज देता है, पैरासीटामोल देता है। लेकिन जब तक डॉक्टर की सलाह हो हमें ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज अगर यूज करते हैं तो AMR एक प्रकार का म्यूटेशन बना लेता है। जो एंटीबॉडीज है हमारे शरीर में, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो एक प्रकार के AMR जैसा म्यूटेशन बना लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो अगर AMR बनेगा तो इसके कारण से लगभग 1.2 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज यूज करने से। और ये ऐसा होता क्यों है? अगर मान के चलिए कि कोई भी चीज कंट्रोल में होता है, अगर हम पानी भी ज्यादा पी लेंगे तो टॉक्सिसिटी एक प्रकार के रोग है जिसको होने से हमारा मृत्यु भी हो सकता है। तो कोई भी चीज एक लिमिट होता है, अगर हम एंटीबॉडीज का भी लिमिट में हम लोग यूज न करें, ज्यादा मात्रा में करें तो AMR का फॉर्म करेगा, जिसके वजह से हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया फंगस AMR बना लेता है तो उसके कारण से आप कितनी भी दवाइयां खा लेंगे, ये इतना स्ट्रॉन्ग AMR है, ये रेसिस्टेंस ऐसा बना लेगा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इसका फुल फॉर्म होता है, जो किसी भी दवाई खाने से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कोई भी
दवाई खाएगा तो फिर काम नहीं करेगा। यानी कि हमें ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा हमें गाइडलाइन दिया है और हम लोग एंटीबॉडीज का ज़्यादा मात्रा में यूज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि हमारे मार्केट में बहुत सस्ता में बहुत कम दाम में इसका प्रोवाइड हो जा रहा है, हम आसानी से खरीद पा रहे हैं, या हमारे इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि ये बहुत हानिकारक चीज़ है। हम डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें और ज़्यादा मात्रा में न यूज करें। ओल्ड एंटीबॉडीज को यूज न करें, न्यू एंटीबॉडीज, न्यू वर्जन एंटीबॉडीज है उसे ही ग्रहण करें, यूज करें। तो इसमें पूरा वही चीज़ के बारे में बताया गया है जो हमारे एक मेडिकल क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप थोड़ा देख लीजिए, यानी कि हम और देख रहे हैं जो इजरायली स्ट्राइक, इजराइल में जो वार चल रहा है, इजरायली स्ट्राइक ऑन गाजा किल्स 55, तो 55 किल हो गए हैं, इंक्लूडिंग इन फैमिली 6 फैमिली उसमें थे जिनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ हम लोग लगातार देख रहे हैं गाजा इजराइल में वार युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है। तो ये तो हमेशा अपडेटेड है, हमेशा आते रहता है। यही याद रखना है कि फिलहाल 55 की डेथ हो गई है, किल हो गया है, गाजा के लोगों की मृत्यु हो गई है और उसमें भी 6 फैमिली शामिल थे, 6 ऐसे फैमिली थे जिनकी मृत्यु हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।